नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। भारतीय इतिहास पीवाईक्यू सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का विशेष स्वागत है। ये 10,000 क्वेश्चंस की एक ऐसी सीरीज है जो आपके हर एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने यहाँ पे किया क्या है, हमने यहाँ पे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का एग्जाम से उठाया, एसएससी के एग्जाम्स, उत्तर प्रदेश पुलिस, रेलवे के एग्जाम्स। इन एग्जाम्स में जितने भी प्रीवियस ईयर के 30 वर्षों के क्वेश्चंस आए हैं सबको शॉर्टलिस्टेड किया है। तो उम्मीद है कि 30 वर्षों में कंप्लीट सीरीज का भी, कंप्लीट इतिहास का भी रिवीजन हो जाएगा। साथ में ये भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह आएंगे। अगर आपको हमारी ये मुहिम पसंद आती है तो सेशन को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा अच्छा आदमी। लाइक करके शेयर कर दीजिए दोस्तों को, कम से कम 10 दोस्तों को शेयर करिएगा और उनसे कहिएगा कि इस लिस्ट से, इस प्रक्रिया से, इस मुहिम से जुड़े, क्योंकि जितना आप जुड़ते हैं उतना ही बड़ा पसंद आता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। चलिए, और अब आपके सिलेक्शन के लिए तरफ एक कदम को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन आपसे बड़ा मधुरता के साथ पूछना चाहता है कि आर्यन इंडो यूरोपियन शब्द एक किस अवधारणा को दिखाता है? क्या ये भाषा विज्ञान को दिखाता है? क्या ये नस्ली परंपरा को दिखाता, अच्छा इधर से मैं ही आ रहा हूँ, नस्ली परंपरा को दिखाता है? क्या ये धार्मिक प्रक्रिया को दिखाता है? सांस्कृतिक दिखाता है? आर्यन का इंडो आर्यन कहलाना या इंडो यूरोपियन कहलाना, ये किस प्रक्रिया को दिखाता है? ये पूरी की पूरी संरचना उत्पन्न करती है कि जो होमोसेपियंस हैं, जो मानव हैं, इनको भाषा के बारे में बड़ा ज्ञान है कि जो क्षेत्रों के आधार पे लोगों का विभक्तिकरण कर पा रहा है, अर्थात ये भाषा विज्ञान को दिखाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए सही रहा। देखिए, अभी सेशन को थोड़ा सा फास्ट बूस्ट करते हैं क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। रेलवे ने एग्जाम डेट घोषित कर दी है। जब एग्जाम डेट आ चुकी है तो जल्दी जल्दी करते हैं ताकि 10,000 क्वेश्चन हम लोग बहुत जल्दी समाप्त कर सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत दृष्टिकोण के अनुसार आर्य मूलतः कहाँ के निवासी थे? आर्यों का मूल निवास स्थान पूछा गया है। जो आर्यों के मूल निवास स्थान मुख्य तौर पे मध्य एशिया माना जाता है। अच्छा, आप लोग क्या करिए, ऐसा तो है नहीं कि आप लोग खाली बैठे रहिए, तो आप लोग करिए ये क्वेश्चन स्टार्ट होते ही सबसे पहले कमेंट करिए ए नंबर सही है, बी नंबर सही है, सी नंबर सही है या डी नंबर सही है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए। चलिए फिर देखते हैं आर्यों का मूल निवास कहाँ माना जाता है। आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया माना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर इसका बी सही रहा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से कौन सा वेद सबसे पहले संकलित किया गया? सबसे प्राचीन इसको और तरह से लिखा जाता है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? निम्नलिखित में से कौन सा वेद की रचना सबसे पहले ही हुई थी? तो याद रखिएगा, सबसे पहले या सबसे प्राचीन ऋग्वेद या सबसे पहले संकलित ऋग्वेद था। ऑप्शन नंबर ए सही रहा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? जब सॉरी भारत में, ऑप्शन यहाँ खुले हैं, सॉरी, ठीक है। भारत में होम रूल लीग की स्थापना के बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत में होम रूल की स्थापना के बारे में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा। जब कभी देखने तो मदर टेरेसा बहुत देखने को मिलता है, पता नहीं क्यों, परंतु याद रखिएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा जी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा जी द्वारा की गई थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी सही रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना सन 1905 में हुई थी। ऑप्शन नंबर देखिए इस तरह लिखा है ए बी सी डी। आप लोग एक काम करिए, तुरंत कमेंट करिए। अगले क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1914 से 1918 के बीच कौन सा महान युद्ध लड़ा गया? तराइन का युद्ध लड़ा गया था, प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था? जल्दी कमेंट दीजिए। आप कमेंट करिए, मैं तुरंत क्वेश्चन को स्विच करता हूं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्योंकि टाइम कम है। 1914 से लेकर 1918 के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था यहाँ पे? प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। ऑप्शन नंबर क्या था? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो गया, प्रथम विश्व युद्ध। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 1857 की विरोधियों ने किसे भारत का सम्राट या सम्राज्ञी माना था? 1857 के बारे में चर्चा करेंगे। तो बहादुर शाह जफर, जिनको पेंशन केवल मिलती थी, उन्हें बहादुर शाह जफर को, अच्छा ऑप्शंस नहीं दिए, कोई दिक्कत नहीं, इस बार ऑप्शंस के साथ ही करेंगे। सी नंबर। सहायक गठबंधन प्रणाली का प्रतिपादन और प्रयोग किसने किया था? सहायक गठबंधन के बारे में चर्चा करें। आपके पास चार ऑप्शन है। लॉर्ड मेयो द्वारा,
लॉर्ड कर्जन द्वारा, सी नंबर में दिखा है लॉर्ड डलहौजी द्वारा, या डी नंबर लॉर्ड वेलेजली द्वारा। याद रखिए सहायक गठबंधन या सहायक संधि के बारे में, यहाँ इसका दूसरा नाम याद रखिएगा सहायक संधि। सहायक संधि का प्रतिपादन सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली ने किया था। जब तक मैं एबीसीडी लिखता हूं तब तक आप लोग भी एबीसीडी लिख दिया करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा सही रहेगा। 1857 की विरोध की शुरुआत कहाँ हुई थी? मेरठ में हुई थी, या प्लासी में हुई थी, या मद्रास में हुई थी, या बंबई में हुई थी? चार ऑप्शन दिए गए, चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन तुरंत बताइए। 1857 की क्रांति का नेता किसे बनाया गया था? बहादुर शाह जफर को। ये तो आपको रट गया। अब रटने के बाद दूसरा क्वेश्चन याद रखना है, इसकी शुरुआत कहां पे हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ में। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दिन प्रधानमंत्री इटली ने स्वीकार किया कि अंग्रेज जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे? यह कब स्वीकार किया गया था? 26 जनवरी 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, या डी 20 फरवरी 1947 को? तो याद रखिएगा यह इन्होंने स्वीकार किया था 20 फरवरी सन 1947 को, 1947। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से कौन सी मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, इस क्वेश्चन को हम लोग कल की क्लास में नहीं, परसों की क्लास में पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी के सेशन में। कहाँ पे? इंडियन पॉलिटी का सेशन। ये इंडियन पॉलिटी का सेशन आप लोगों के लिए आता कब है? ये सेशन आप लोगों को देखने को मिलता है मॉर्निंग में 10 बजे। कब? 10 AM पे देखने को मिलता है। अगर आप इस सेशन से नहीं जुड़ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? सबसे पहले इस सेशन से जुड़िएगा और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन बहुत प्यारा सा पूछना चाहता है आपसे। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के बारे में चर्चा की तो उन्होंने द्वैध शासन प्रणाली के बारे में मुख्य विशेषता थी। ऑप्शन नंबर क्या रहा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वैदिक अर्थव्यवस्था किस आधार पर आधारित है? वैदिक अर्थव्यवस्था किस पे थी? जब वेद बारे में चर्चा करेंगे तो यहाँ पे कृषि व पशुपालन मुख्य तौर पे था। कृषि व पशुपालन मुख्य तौर पे था। यहाँ पे इतना था कि इसमें गौ का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर क्या है? सी नंबर। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वैदिक काल में सरकार का सामान्य स्वरूप क्या था? वैदिक काल की सरकार के बारे में चर्चा करें। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए, इस तरह ऑप्शन सही करते हैं। लोकतंत्र, गणराज्य, कुलीन तंत्र, राजतंत्र। चार ऑप्शन दिए गए हैं। वैदिक काल में किस तरह से शासन होता था? वैदिक काल में शासन होता था राजा के तरह से। जो राजा का निर्णय रहता था वो सबको मानना पड़ता था। तो यहाँ क्या था? राजतंत्र। राजतंत्र ऑप्शन नंबर किस में थे? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। डी नंबर पर तुरंत लगाइए, राजतंत्र पर टिक करिए। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए। क्या है? वैदिक काल की दो लोकप्रिय सभाएं कौन सी हैं? लोकप्रिय सभाओं के बारे में क्या था? वैदिक काल सभा व समिति। अच्छा, चार ऑप्शन दिए गए। ए नंबर सभा व महासभा, बी नंबर महासभा व गण सभा, सी नंबर दिया गया सभा व सभापति, डी नंबर क्या देखा है? उरु और कुला। उर और कुला दिया गया। चार ऑप्शंस में से जल्दी से आप लोग सही कमेंट पे टिक करिए। आप सही कमेंट पे टिक करिए, मैं आपको तुरंत क्वेश्चन स्विच करता हूँ। क्वेश्चन क्या रहेगा कि क्वेश्चंस किस तरह से होना है, ध्यान रखिए। सबसे पहले वैदिक काल के बारे में पूछा जा रहा है, तो वैदिक काल के बारे में छोटा सा आपको ध्यान रखना है। वैदिक काल में मुख्य तौर पे सभा और समिति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। सभा और समिति है किस? ऑप्शन नंबर सी में, सभा व समिति। ऑप्शन नंबर सी, इस पर टिक लगाइए। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में उत्तरी अफ्रीका में स्थापित इंडो यूनानी साम्राज्य था। इंडो यूनानी साम्राज्य सिंधिया था, या जेट्रोसिया था, या वेट्रिया था, या आर्या था? चार ऑप्शन दिए गए। चार ऑप्शन में से आपको सही टिक लगाना है। तो याद रखिएगा दूसरी शताब्दी में जो उत्तरी अफ्रीका की जनजाति आई थी, या उत्तरी अफ्रीका का पूरा कबीला आया था, वो सिंधिया जनजाति का था। क्या था वो? सिंधिया साम्राज्य था। क्या? सिथिया साम्राज्य था। ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए सही रहा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं। मौर्य काल के श्रेष्ठ नमूने किसके द्वारा दर्शाए जाते थे? मौर्य काल में मुख्य तौर पर स्तंभों का अच्छा, चार ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है स्तूप, बी में लिखा है स्तंभ, सी में लिखा है चैत्य, डी नंबर गुफाएं। मौर्य काल में मुख्य तौर पे क्या देखने को मिलता था? स्तूप देखने को मिले हैं हमें, या हम लोगों को स्तंभ देखने को मिले, चैत्य या गुफाएं? तो याद रखिएगा मौर्य काल में मुख्य तौर पे स्तंभ देखने को मिलता है। तो स्तंभ क्या? ऑप्शन नंबर बी में। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए, देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? मौर्य काल के अध्ययन के लिए साहित्यिक रचनाएं बिल्कुल मिलती हैं, विदेशी खाते भी मिलते हैं, विदेशी पुस्तकें भी मिलती हैं, मुद्रा शास्त्रीय साक्ष्य भी मिलते हैं, और पूरा लेखिक स्रोत भी मिलते हैं। ठीक है,
पुरालेखिक स्रोत ये गलत हो जाएगा। मौर्य काल में पुरालेखिक स्रोत में मुद्रा रसशास्त्र। देखो यार ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है। देखिए मौर्य काल के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। शास्त्रीय कृतियां बिल्कुल होंगे, विदेशी खाते भी होंगे, मुद्रा शास्त्रीय साक्ष्य भी होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग डाल देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट में। मैं कल इस क्वेश्चन को कंप्लीटली अध्ययन करके आप लोगों में से किसी को कोई फाइनलाइज हो तो कमेंट करके बताइएगा। इस क्वेश्चन को फाइनली डालते हैं। वैसे ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, मोस्ट सुटेबल के तहत। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, स्ट्रोबा के अनुसार तमिल राज्य में एथेंस में 20वीं ईसा पूर्व सबसे पहले ऑगस्टिन से मिलने के लिए कौन सा दूत भेजा था। ऑगस्टिन से मिलने के लिए ऑगस्टिन ने तमिल राज्य में मिलने के लिए सबसे पहले किसको भेजा था। पांड्या को भेजा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, पांड्या। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए, देखिए क्या। निम्नलिखित में से नंदवंश का संस्थापक, नंदवंश के संस्थापक के बारे में पूछा गया, महापद्मानंद। अच्छा नहीं सॉरी, ऑप्शन आपको बताने हैं। महापद्मानंद सही रहेगा, अशोकानंद सही रहेगा, घनानंद सही रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। चार में से आप जल्दी से कमेंट करिए, एबीसीडी में से कौन सा सही रहेगा। याद रखिएगा नंदवंश की जो स्थापना थी, नंदवंश की स्थापना महापद्मानंद द्वारा की गई, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा इसका, महापद्मानंद। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए सही रहा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, क्या है। वेद शब्द की उत्पत्ति मूल रूप से किसमें से है। वेद शब्द की उत्पत्ति, जिसका अर्थ होता है वेद का अर्थ क्या होता है, ये अर्थ पूछा गया है। वेद का अर्थ देवत्व है, वेद का अर्थ पवित्रता से है, वेद का अर्थ सिद्धांत से, या वेद का अर्थ ज्ञान से। तो याद रखिएगा वेद का मतलब ज्ञान होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर, अच्छा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते क्या। कुषाण शासन का कुषाण शासन कुषाण शासन का अंत किसके द्वारा किया गया। चार ऑप्शन हैं, नागा द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा, या हिंदू शाही राजवंशों द्वारा। जब कुषाण शासक के बाद शासन के बारे में चर्चा करें तो कुषाण शासन का अंत हुआ हिंदू राजशाही राजवंश, हिंदू शाही राजवंश द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या रहा इसका, ऑप्शन नंबर डी रहा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, अशोक विशेष रूप से बौद्ध भिक्षु से प्रभावित था। ए अंबी से प्रभावित थे, उपगुप्त से प्रभावित थे, अश्वघोष से प्रभावित थे, या वधुवंश या वसुबंधु द्वारा प्रभावित थे। अशोक के जीवन काल में सबसे ज्यादा किसका प्रभाव पड़ा था। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अशोक के जीवन काल में सबसे ज्यादा उपगुप्त का प्रभाव पड़ा था। ऑप्शन नंबर क्या रहा इसका, ऑप्शन नंबर बी रहा। बौद्ध भिक्षु कौन, तो उपगुप्त, इन्हें शिक्षा भी दी थी। कनिष्क के शासनकाल के दौरान कनिष्क के शासनकाल के दौरान राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र कौन बना था। राजनीतिक गतिविधियों के बारे में पूछा गया। कनिष्क के शासनकाल को देखेंगे तो कनिष्क के शासनकाल में दिल्ली में था, अयोध्या, कन्नौज, या पुरुषपुरा। देखिए जब आप कनिष्क का शासनकाल पीरियड पढ़ेंगे उसमें पुरुषपुरा की बहुत ज्यादा उत्पत्ति मिलती है। ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत भाषा का उपयोग करता था। संस्कृत भाषा का उपयोग किस राजवंश द्वारा किया गया। कुषाण वंश द्वारा, मौर्य वंश द्वारा, गुप्त वंश द्वारा, या इंडो ग्रीक द्वारा। तो याद रखिएगा इसके लिए आपके चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन। क्या मौर्य वंश का सबसे ज्यादा प्रयोग कुषाण द्वारा किया गया, मौर्यों द्वारा किया गया, गुप्ता वंश द्वारा किया गया, इंडो ग्रीक द्वारा किया गया। तो संस्कृत भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग गुप्त वंश द्वारा किया, गुप्ताओं द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी सही रहा। अगले क्वेश्चन को स्विच करके देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन उससे भी प्यारा और मधुर सा पूछना चाहता है आपसे, और ये मधुर सा क्वेश्चन है क्या, ये मधुर सा क्वेश्चन है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। कोणार्क शिव मंदिर के बारे में चर्चा करें तो इसका निर्माण कनिष्क द्वारा किया गया, या अशोक द्वारा किया गया, या नरसिंह देव प्रथम द्वारा किया गया, या राजेंद्र चोल द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा कोणार्क सूर्य मंदिर का जो निर्माण था ये नरसिंह देव सेकंड द्वारा किया गया, नरसिंह देव सेकंड द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही रहा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मेटरनिक कहाँ का चांसलर था। मेटरनिक जो था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑप्शन नंबर क्या रहा इसका, ऑप्शन नंबर बी सही रहा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है सर टॉमस मुनरो के बारे में। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त के साथ थे, या इन्होंने किस भू राजस्व बंदोबस्त की स्थापना की थी, बताया था। ये थे रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ऑप्शन नंबर बी सही रहा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय से आपको याद आ जाना चाहिए कि इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, या संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, या रिपन कॉलेज की, या किसी की भी नहीं।
जब आप राजा राम मोहन राय के बारे में चर्चा करेंगे तो इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। किस कॉलेज की? हिंदू कॉलेज। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, अर्थात ए सही करिए। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए। अगला क्वेश्चन बोलने से पहले आप क्वेश्चन देखिए, तब तक मैं थोड़ा सा जलपान कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गई थी? केशव चंद्र सेन द्वारा खोली गई थी, या देवेंद्र नाथ टैगोर के प्रयास से, आनंद मोहन बोस के प्रयास से, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, ब्रह्म समाज की जो उत्तर प्रदेश में शाखाएं थी, ये केशव चंद्र सेन की सिफारिश पे खोली गई। किसके? केशव चंद्र सेन की सिफारिश पे, जो ऑप्शन नंबर ए में, अर्थात ए नंबर इसका सही हो गया। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित थे? राजा राम मोहन राय विधवा पुनर्विवाह, अंग्रेजी शिक्षा, सती प्रथा या संस्कृत शिक्षा? राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं थे? अच्छा, चलिए। राजा राम मोहन राय समाज सुधारक थे और इन्होंने समाज के हर एक पहलू के बारे में अच्छा कार्य किया। परंतु इन्होंने जो विश्वविद्यालय की स्थापना की वो हिंदी पढ़ाता था, अर्थात ये हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ना कि संस्कृत विश्वविद्यालय की। अर्थात ये संस्कृत शिक्षा के अलावा बाकी सभी से संबंधित थे, विधवा विवाह से भी, अंग्रेजी शिक्षा से भी और सती प्रथा से भी। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए में है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद इकबाल, सी मोहम्मद अली और डी नंबर फिरोज खान। याद रखिएगा, मुस्लिम जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय थी, इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खां द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन को स्विच करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? पूछना चाहता है, ले इसका भी पेन गया, एक सेकंड में थोड़ा सा पेन चार्ज कर लेता हूँ जब तक आप सेकंड क्वेश्चन बताइए। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ओके ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ से लगा लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, फारसी साप्ताहिक मिरात अल अखबार अखबार को किसके द्वारा प्रकाशित करते? तो कौन प्रकाशित करता था? लाला लाजपत राय द्वारा, सर सैयद अहमद खां द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा या बाल गंगाधर तिलक द्वारा? याद रखिए, जो साप्ताहिक पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका थी मिरात उल अखबार, इसकी जो स्थापना की थी, इसको प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय किसके द्वारा स्थापित था? ये राजा राम मोहन राय द्वारा। राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन स्विच करते हैं। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? महाराष्ट्र का शासक जिसको लोकहितवादी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए है पंडिता रमाबाई, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी नंबर गोपाल हरि देशमुख, डी नंबर रास बिहारी बाउस। तो याद रखिएगा, गोपाल देशमुख को या गोपाल हरि देशमुख जी को, गोपाल हरि देशमुख जी को लोक हितवादी कहा जाता है। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी सही रहा। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा झारखंड बनाने के पक्ष में थे, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल या इनमें से कोई नहीं? बिरसा मुंडा किसी भी पक्ष में नहीं थे, ना वो झारखंड के पक्ष में थे, ना वो छत्तीसगढ़, ना वो उत्तरांचल। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? 1820 में, 1889 में, 1808 में या 1876 में? चार ऑप्शन है, चारों में से आप कमेंट करिएगा कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तब तक मैं आपको बताता हूँ, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो था, ये सन 1820 में होता है। कब होता है? 1820 ईस्वी में होता है। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा जोड़ा गया? गांधी का जो चंपारण सत्याग्रह, ये तीन कठिया आंदोलन के तहत है। किसके? तीन कठिया आंदोलन के तहत। तीन कठिया आंदोलन क्या हो रहा था? तीन कठिया आंदोलन का मकसद ये था कि भारतीय किसी भी तरह की फसल उपजाए, परंतु उनके अपने जमीन का 3 काठ भर का जो हिस्सा था, उसमें केवल नील की खेती करनी होगी। अर्थात ऑप्शन नंबर 3 कठिया आंदोलन या नील की खेती, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? गोरिल्ला युद्ध किसके द्वारा सर्वाधिक स्थापित किया गया? औरंगजेब द्वारा, बालाजी द्वारा, शिवाजी द्वारा या अकबर द्वारा? याद रखिएगा, जो गोरिल्ला युद्ध प्रणाली थी, ये मुख्य तौर पे शिवाजी द्वारा स्थापित है। किसके द्वारा? शिवाजी। ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी सही रहा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, शिवाजी ने मुगलों को
किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? शिवाजी ने मुगलों की जो संधि थी ये पुरंदर संधि के माध्यम से हस्तांतरित किया। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? वो की थी औरंगजेब ने। औरंगजेब शिवाजी को राजा के नाम से जानता था। 4 ऑप्शन ए बी सी डी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु व संरक्षक। शिवाजी के जब राजनीतिक गुरु के बारे में, अच्छा शिवाजी के जो धार्मिक गुरु थे वो कौन थे? रामदास थे। राजनीतिक गुरु ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ए नंबर रामदास, बी साजी भोसले, सी दादाजी कोड़कदेव और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए शिवाजी जो राजनीतिक गुरु थे वो थे दादाजी कोड़कदेव। क्या थे? दादाजी कोंडदेव, दादाजी कोंडदेव। ऑप्शन नंबर क्या रहा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? अंतिम महान पेशवा की उपाधि किसको मिली थी? वो मिली थी माधवराव को। क्या माधवराव किसी ऑप्शन में दिए गए हैं? तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन पूछ रहा, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? जब मराठा साम्राज्य के बारे में चर्चा करें तो मराठा साम्राज्य की बहादुर महिला में ईशुबाई का नाम था, ताराबाई या शोरबाई या सईबाई। तो याद रखिए जो मराठा साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला ताराबाई को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। वैसे सब अपने क्षेत्र में महानतम कार्य कर रही थी। भारत पे समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? भारत की समुद्री मार्ग की खोज, अच्छा वास्को डी गामा ने दी, पुर्तगालियों द्वारा दिया था। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पुर्तगालियों ने किया। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित क्या है? दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की। ए नंबर ब्रह्म समाज की स्थापना की, बी नंबर बहुजन समाज की, सी प्रार्थना समाज की, या डी आर्य समाज की। याद रखिए दयानंद सरस्वती जी द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, क्या है, किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली? वामा बोधि पत्रिका ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा निकाली गई, देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा, केशव चंद्र सेन द्वारा, या राजा राम मोहन राय द्वारा। याद रखिए वामा बोधिनी पत्रिका जो थी वो केशव चंद्र सेन द्वारा निकाली गई, जो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड चले गए तो उस दशा में रामचंद्र विद्यापीठ थे, रामचंद्र विद्यापीठ थे जिन्होंने भारत में ब्रह्म समाज के बागडोर संभाली थे। ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी रहा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन इससे प्यारो मधुर सा पूछना चाहता है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि किसको दिया जाता था? जो बहुत अच्छे कार्य करता था, बहुत विद्वान होता था या धार्मिक होता था, उन्हें इनाम में कोई ना कोई भूमि दे दी जाती थी। ऑप्शन नंबर ए विद्वान व धार्मिक व्यक्तियों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक जिसने दिल्ली पर शासन करने वाली पहली शासिका बनी, क्या नाम है? रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर है क्या? बेगम, रजिया बेगम या रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए तुरंत याद रखिए। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का कार्य किया था? दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने दक्षिण भारत तक की थे, अलाउद्दीन खिलजी। है क्या ऑप्शन में? से ऑप्शन नंबर ए में तुरंत आंख बंद करके लगाना सीखिए इनको। यात्री इब्न तूता कहां से आया था? जो इब्न तूता के बारे में चर्चा करें, इब्न तूता मोरक्को का था, मोरक्को से भारत में मोरक्को से भारत में भ्रमण करने आया था। ऑप्शन नंबर ए सही रहा। अगले क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये वो क्वेश्चन है जो 30 साल आप प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम्स में आए हैं। पसंद आता तो सेशन को लाइक कर दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।